स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलटते हैं तो कुछ चीजें हमें काफी स्ट्रेंज लगती हैं। हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं जिनके जवाब शायद कोई नहीं जानता। ऐसे ही सवालों में से एक सबसे स्पाइन चिलिंग क्वेश्चन जो आज तक ह्यूमैनिटी को हॉन्ट करता है वो ये है कि व्हाट इफ हिटलर एंड नाजी जर्मनी वॉन वर्ल्ड वॉर 2 एंड हिटलर हैड सर्वाइव्ड। इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जाहिर है कि जो भी होता वो शायद अच्छा नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर के दिमाग में वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5 और इवन इससे आगे तक की प्लानिंग चल रही थी, जब तक जर्मनी पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं कर लेता। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे कई बड़े वॉर्स लड़े गए जो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। लेकिन मेन मुद्दे पर आने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या है कि जर्मन्स का ये वर्ल्ड वॉर 2 जीतना इतना क्रिटिकल डिस्कशन बन जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो रीजन ऑब्वियस है कि वर्ल्ड वॉर 2 ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे कॉस्टली वॉर था। यह अभी तक यूरोप में देखे जाने वाली इस लेवल की पहली और आखिरी लार्ज स्केल फाइट थी। हालांकि उसको खत्म हुए 75 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की मेमोरी में न सिर्फ जिंदा है बल्कि अभी तक उनको हॉन्ट करता है। और दूसरा और मोर इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि ये एक अकेला ऐसा वॉर था जहां गुड और बैड ग्रुप्स के बीच एक क्लियर डिफरेंस देखा जा सकता था। उससे पहले हुए वॉर्स में मोरली कौन सही है और कौन गलत, इस चीज को लेकर एम्बिग्युइटी नजर आती थी। लेकिन इस वॉर में हुए होलोकास्ट और हिटलर के दुनिया की एक पूरी रेस को मिटाने के डिजायर और अटेम्प्ट्स के कारण इसको पहले हुए वॉर से नहीं आंका जा सकता। तब आप समझ सकते हैं कि इस वॉर की इंटेंसिटी और उसके हॉरर्स की वजह से ये क्वेश्चन हमें आज तक क्यों हॉन्ट करता है। खैर, कुल मिलाकर इस वॉर ने ह्यूमन काइंड की डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ऑर्डर लार्जली फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के विजन को मटेरियलाइज करता हुआ दिखाई पड़ा। आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम लोगों के लिए नेचुरल इवोल्यूशन के अलावा किसी और वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना करना भी नामुमकिन है। लेकिन आज हम पोटेंशियल नाजी विक्ट्री का इस दुनिया और उसके लोगों पर क्या असर होता, इसी के जवाब को अलग अलग वेरिएबल से खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हालांकि कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस चीज ने हिस्टोरियंस और नॉवेलिस्ट की स्पेकुलेशंस को नहीं रुकने दिया। आज सबसे पहले हम ऐसे ही 3 फिक्शनल बुक्स की बात करेंगे जो जर्मनी के वॉर जीतने के बाद की 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव सिनेरियोस को डिस्कस करती हैं। इनमें सबसे पहली फिक्शन बुक है द मैन इन द हाई कैस्टल। ये फिलिप के डिक द्वारा लिखी गई है। ये ऐसी पहली ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री नॉवल थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 को एक्सिस विक्ट्री के एंगल से एनालाइज किया गया। 1962 में लिखा गया ये फिक्शन 1962 की ऐसी काल्पनिक दुनिया की बात करता है जहां एक्सिस पावर्स यानी नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और इंपीरियल जापान वर्ल्ड वॉर को जीत जाते हैं और पूरी दुनिया को कुछ इस तरह आपस में बांट लेते हैं। इस नॉवल में 1934 में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है। उनके बिना यूएस द ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने में नाकामयाब हो जाता है और इसके चलते वो वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। इसी के चलते नाजी जर्मनी यूनाइटेड किंगडम और यूएसएसआर को हरा देता है और इंपीरियल जापान यूनाइटेड स्टेट्स पर कब्जा कर लेता है। इस फिक्शन में भी वर्ल्ड कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन की तरह ही 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें ग्रेटर जर्मन रीच और उसका एलाई इटालियन एम्पायर ऑफ जापान के साथ आमने सामने खड़े होते हैं। इसी तरह रॉबर्ट हैरिस के द्वारा लिखी गई बुक फादरलैंड नाजी विक्ट्री के बाद हुई यूरोप की हालत का बखान करती है। इससे पिछले वाली बुक के कंपैरिजन में ये चीज़ों का एक ज़्यादा रियलिस्टिक अकाउंट प्रोवाइड करती है। 1992 में लिखी गई ये बुक फिक्शनल 1964 में सेट की गई है, जहां हिटलर अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा होता है। यहां जापान यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा हरा दिया जाता है, लेकिन अब यूएस और जर्मनी एक कोल्ड वॉर में एंगेज होते हैं और नाजी जर्मनी पूरे यूरोप में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइन एनिमीज। यह आज की तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग फिक्शन है जो नाजी विक्ट्री का इम्पैक्ट 21st सेंचुरी के वर्ल्ड ऑर्डर पर एनालाइज करती है। 2003 में लिखी गई ये बुक फिक्शनल 2010 में सेट की गई है। इसमें यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के बाहर रहता है, जिसके चलते एक्सिस पावर्स की जीत होती है।
लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 में ये एक्सेस पावर्स न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ यूएस हार जाता है और इसी के चलते जर्मनी और जापान दो सुपर पावर्स की तरह उभरती हैं जो मोर और लेस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लेती हैं। खैर, ये तो हुई फिक्शंस की बात, जहाँ चीज़ों को काफ़ी लाइटली डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर सच में नाजी जर्मनी वॉर में जीत जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक प्रूव हो सकता है। वो क्यों, चलिए देखते हैं। इस वॉर के शुरू होने से पहले ही हिटलर पूरे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अक्रॉस एक नाजी एम्पायर बिल्ड करना चाहता था। उसका मानना था कि आर्यन रेस के लोग रेशियल हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं और बाकी ज्यूइश और स्लाव्स एथनिसिटी के लोग इन्फीरियर होते हैं। इसी के चलते वो इन सभी कम्युनिटीज को खत्म करके अपनी मास्टर रेस को पूरे यूरोप में फैलाना चाहते हैं। हिटलर के फाइनल सॉल्यूशन टू ज्यूइश क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने ना सिर्फ केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया से ज्यूइश लोगों का नरसंहार करने का फैसला कर लिया था। तो जाहिर है कि अगर वो इस वॉर में जीत जाता तो वो अपने इस मिशन को पूरा करने के बाद ही शांत होता। कहा जाता है कि when you don't value human life, you can justify a lot of horrible things in the name of science। जापान और नाजी जर्मनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। हिटलर 3 कैटेगरीज में ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन किया करता था, जिसमें इंक्लूडेड थे कॉम्बैट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, फार्मास्यूटिकल ट्रायल्स और जेनेटिक टेस्टिंग। हिटलर ने ज्यूज के साथ और जापानीज ने चाइनीज और रशियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर जिस तरह के टॉर्चर्स किए वो यहाँ डिस्क्राइब करने के लायक नहीं है। तो अगर हिटलर ये वॉर जीत गया होता तो ह्यूमंस पर इस तरह के टॉर्चर्स भी एक आम बात हो गई होती। जैसे कि हम जानते हैं कि एक फासिस्ट रेजिम में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कोई टॉलरेंस नहीं होती, तो अगर नाजिज्म और फासिज्म की जीत होती तो इंडस्ट्री, कॉमर्स, मीडिया, आर्ट और रिलीजन सबको कुचल कर रख दिया जाता और ऐसे में केवल हाइपर नेशनलिज्म और ब्लाइंड लॉयल्टी को अलाउ किया जाता। दोस्तों, दोनों जर्मनी और जापान यूनाइटेड स्टेट्स पर कब्जा करना चाहते थे। अगर एक्सिस पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 में जीत जाती तो जाहिर है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स पर भी अपना कब्जा जमा कर ही रहते। और जैसा कि द मैन इन द हाई कैसल में डिपिक्ट किया गया है कि यूएस की वेस्टर्न कोस्ट के स्टेट्स यानी वॉशिंगटन, ओरिगॉन एंड कैलिफोर्निया जापान की पपेट स्टेट बन जाते। रॉकी माउंटेन स्टेट्स मोंटाना, इडाहो, व्योमिंग, कोलोराडो, यूटा एंड न्यू मैक्सिको एक न्यूट्रल बफर जोन बनकर रह जाते, जबकि सारा ईस्टर्न पार्ट नाजीज के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता। उसी तरह अगर हिटलर इस वॉर में जीत जाता और उसका फाइनल सॉल्यूशन अप्लाई कर देता तो कोई भी न्यू रेफ्यूजी बच नहीं पाता, तो इजराइल के बनने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ ज्यूज बच भी जाते तो वो इस तरह खुलेआम अपने खुद के स्टेट में तो कभी नहीं रह पाते। इसके अलावा यूके भी शायद खत्म हो जाता। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम को लेकर हिटलर के कुछ बड़े प्लान्स थे। हिटलर यूएसएसआर के बजाय यूके को इन्वेड करना चाहता था, लेकिन वो ये जानता था कि विंस्टन चर्चिल उनकी टेरिटरी में किसी भी तरह के जर्मन एग्रेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे और दूसरी तरफ उसके पास इतनी डेवलप्ड एयर फ्लीट भी नहीं थी, इसलिए उसने अपना ये प्लान ड्रॉप कर दिया और यूके के बजाय यूएसएसआर को इन्वेड किया। लेकिन अगर वो ये वॉर जीत जाता तो वो इस पूरे ब्रिटिश आइल्स को अपने लिविंग स्पेस और मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट कर देता, जिससे वो नाजी यूरोप को वेस्ट और पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाले थ्रेट से बचा सके। दोस्तों, जापान के डिजायर्स भी जर्मनी से कुछ कम नहीं थे। जापान एक स्मॉल हेवली पॉपुलेटेड आइलैंड था जिसके पास मिनिमल एंड नेचुरल रिसोर्सेज थे, जबकि उसके आसपास के सभी देश नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर थे और इसलिए जापान इन सब पर कब्जा करना चाहता था। तो अगर जापान असल में फिलीपींस को कैप्चर करके यूएस के पर्ल हार्बर पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता तो हाई चांसेस थे कि वो फार ईस्ट को इंपीरियलाइज कर चुका होता और शायद आज मोस्ट ऑफ द चाइना एंड पैसिफिक एशिया इंपीरियल जापान का पार्ट होता। अपनी बायोग्राफी मेन कैंप में हिटलर ने बताया कि कैसे वो जर्मन्स के लिए और ज़्यादा स्पेस चाहता था। इसी के चलते वो रशियन लैंड का एक लार्ज पार्ट सीज करके रशियन ज्यूस को मारना और स्लाव्स को इनस्लेव करना चाहता था। इतना ही नहीं, अगर जर्मनी सच में यूएसएसआर से जीत जाता तो वो उसकी प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज को एक्वायर करके एक सुपर पावर भी बन सकता था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पेकुलेशंस की कोई कमी नहीं है।
ऐसे न जाने कितने वेरिएबल्स हैं जिनको एनालाइज करना इस वीडियो की स्कोप के बाहर है। क्या हो सकता था इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस पूरी दुनिया के लिए एक नई हिस्ट्री क्रिएट की। लेकिन एक बात इस वीडियो के जरिए अब आप समझ ही चुके होंगे कि अगर हिटलर इस पॉइंट पर जीत जाता तो आज इस दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता और ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए किसी सजा से कम नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिटलर की अगर वो वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता। इस पूरे स्पेकुलेशन भरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।